हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज का टॉपिक है आप व्यू। क्लास 12th के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये जो बालाजी प्रकाशन की बुक है उससे इसके क्वेश्चन करवाएंगे। तो जो बालाजी की बुक पढ़ रहे स्टूडेंट्स वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नहीं पढ़ रहे वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसके क्वेश्चन हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं तो उसके क्वेश्चन हम आपको वीडियो में पहले दिखाएंगे, फिर सॉल्व कराएंगे। जिनके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो तब भी ठीक है। देखिए, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे मार्क्स लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 12th क्लास में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थोड़ा गौर से देखिएगा, ढंग से देखिएगा। लिखा है आप व्यू की पहले डिफिनीशन लिखिए, थोड़ा समझिएगा आप व्यू की डिफिनीशन। देखिए, हमने बताया इसके क्वेश्चन बालाजी प्रकाशन से ही बताए जाएंगे, तो गौर से देखिएगा। वास्तविक अथवा काल्पनिक संख्याओं, वास्तविक संख्याएं हों या फिर काल्पनिक संख्याएं हों, अथवा फलन हो, फलनों की आयताकार जो सारणी बनती है, आयताकार सारणी को आप व्यू कहते हैं। आयताकार एक सारणी बनाई जाती है, चाहे वो वास्तविक संख्याएं हों, चाहे काल्पनिक संख्याएं, चाहे कुछ फलन हो, उनकी जो आयताकार सारणी बनाई जाती है उसको आप व्यू कहते हैं। और इसे कैपिटल लेटर से, जो आप व्यू होता है उसे कैपिटल, अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल लेटर के अक्षर उनसे निरूपित करते हैं, जैसे ABC वगैरह है। और इसके अंदर जो अवयव लिखे जाते हैं, अवयव जो लिखे जाते हैं उनको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, जैसे ABC से। फिर अवयवों से जो क्षैतिज रेखाएं बनेंगी, क्षैतिज ऐसे इस टाइप से जो क्षैतिज रेखाएं बनती हैं उनको पंक्ति कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनती हैं ऐसे ऐसे बनती हैं उनको स्तंभ कहते हैं। कुछ ऐसे होता है, जैसे देखिए, जैसे इस टाइप से लिख दिया जाए, इस टाइप से। ये आयताकार सारणी है। मान लीजिए यहाँ पर कोई अवयव ऐसे लिख दिए गए, इस टाइप से। देखिए, ये आप व्यू, जैसे इसको मान लो A से निरूपित कर दिया, इसको मान लीजिए किससे निरूपित कर दिया, A से निरूपित कर दिया। तो ये क्या है, देखिए ये आप व्यू के सब अवयव हैं, ये आप व्यू के अवयव हैं। आप व्यू को किससे निरूपित किया गया, A से। अब जो क्षैतिज रेखाएं बन रही हैं, जो क्षैतिज रेखाएं बन रही, देखिए एक ये क्षैतिज रेखा बन रही, एक ये क्षैतिज रेखा बन रही और एक ये क्षैतिज रेखा बन रही। देखो, एक ये क्षैतिज रेखा बन रही, 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 एक ये बन रही और एक ये बन रही। तो इस क्षैतिज रेखा को हम लोग बोलते हैं R1, मतलब पहली वाली रो। R2 इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे R3। R1 का मतलब हो गया फर्स्ट रो, R1 का मतलब हो गया फर्स्ट रो। R2 ये हुआ पूरा, R2 मतलब सेकेंड रो, R3 मतलब थर्ड रो, तीसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति। देखिए, आपने लिखा वास्तविक संख्याएं हो चाहे काल्पनिक संख्याएं हो चाहे फलन हो, वास्तविक संख्याएं हो चाहे काल्पनिक संख्याएं हो या फिर फलन हो, चाहे वास्तविक संख्याएं हो चाहे काल्पनिक संख्याएं हो या फिर चाहे फलन हो, उनको आयताकार सारणी के अंदर अगर लिखा जाए, उनको आयताकार सारणी के अंदर अगर लिखा जाए तो ये जो व्यवस्था बन जाती है इसी को आप व्यू बोलते हैं। और आप व्यू को जो कैपिटल लेटर के एक अक्षर से निरूपित करते हैं, जो अवयव होते हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं, ABC में भी हो सकते हैं। और जो क्षैतिज पंक्तियां बनी, ये क्षैतिज पंक्ति बनी है, क्षैतिज रेखाएं जो बनी, ये क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा, इनको पंक्ति बोलते हैं। R1 का मतलब हो गया रो फर्स्ट, मतलब पहली पंक्ति। R2 हो गई रो सेकंड, दूसरी पंक्ति। R3 हो गई तीसरी पंक्ति। अब देखिए, ऊर्ध्वाधर में ये पहला है तो इसको ऊर्ध्वाधर, ये पहली पंक्ति है ऊर्ध्वाधर की तो पहला कॉलम हुआ C1, मतलब पहला कॉलम। ये हुआ दूसरा कॉलम C2 और ये हुआ तीसरा कॉलम C3। C1 पहला कॉलम, C2 दूसरा कॉलम, C3 तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम स्तंभ हुए जा करके, और ये अवयव हुए जा करके। तो देखिए, जो आयताकार सारणी के अंदर, ऐसे याद रखना है, आयताकार सारणी के अंदर चाहे वास्तविक संख्याएं लिखी जाएं, चाहे काल्पनिक संख्याएं लिखे जाएं, चाहे फलन लिखे जाएं, ये जो व्यवस्था बनेगी आयताकार सारणी के अंदर, इसी व्यवस्था को हम लोग आप व्यू बोलेंगे। बहुत गौर से देखिएगा, हमने बताया कि बालाजी प्रकाशन के सारे क्वेश्चन करवाने हैं। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले समय में हर चैप्टर के, हर लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। और देखिए, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। मेहनत करने की ज़रूरत है, सफलता 100% मिलेगी। अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी सी अपने आप में अपने आप को प्रमोट करते रहिए। बस ये सोचिए कि नहीं, हम मेहनत करेंगे और लक्ष्य को हासिल करेंगे, अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। देखिए,
तो आपको क्या बताया कि आयताकार सारणी के अंदर चाहे वास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं या फलन जो भी व्यवस्थित किए जाते हैं, इस व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं हम लोग, आव्यूह बोलते हैं। आव्यूह में जो क्षैतिज रेखाएं बनती हैं इनको पंक्तियां बोलते हैं। R1 का मतलब हो गया रो फर्स्ट, पहली पंक्ति, R2 हो गए रो 2 सेकेंड पंक्ति, R3 तीसरी पंक्ति, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ये ऊर्ध्वाधर लाइनें, ऊर्ध्वाधर इनको कॉलम बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो इसका देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इतने का, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, फिर बाद में ही क्वेश्चन इसके चलेंगे। अब देखिए कुछ अच्छी चीजें देखिए, जैसे आपसे कह दिया जाए आव्यूह की कोटि, कोटि या क्रम भी बोलते हैं, कोट या क्रम। जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह है, इस तरीके से देखिएगा, जैसे ये आव्यूह है कोई, मान लीजिए A1 A2 A3, इस तरीके से अवयव दिए गए, मान लीजिए कुछ भी इसमें B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसे कह दिया जाए इस तरीके से, और इधर भी ऐसे बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए इस तरीके से। इसमें लिख दिया जाए m क्रॉस n, मतलब कह दिया जाए m पंक्तियां हैं, m पंक्तियां हैं और n कॉलम है। पंक्तियां कितनी हो गई m, तो इसकी कोट क्या लिखी जाएगी, थोड़ा सा देखिएगा, इसकी कोट लिखी जाएगी m क्रॉस n। मतलब जैसे ऐसे समझो, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया गया 2 3 6 0 -1 5, ऐसे। अब कहते हैं इसकी कोटि बताओ, तो कोटि का मतलब ये हो गया, देखिए कोटि का मतलब हो गया रो और क्रॉस कॉलम, रो क्रॉस कॉलम। और अगर गुणा, जैसे रो क्रॉस कॉलम, मान लो रो m है और कॉलम n है, रो को मान लो m है और कॉलम n है, तो ये हो जाएगा रो क्रॉस कॉलम, रो क्रॉस कॉलम। और अगर कह दिया जाए अवयवों की संख्या, देखिएगा अगर कह दिया जाए अवयवों की संख्या, अगर ये बोल दिया जाए अवयवों की संख्या, तो mn हो जाएगा। इनका जो गुणनफल आएगा वो अवयवों की संख्या हो जाएगा। जो गुणनफल आएगा, देखिए बहुत गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। जो गुणनफल आएगा वो हो जाएगा अवयवों की संख्या। इसमें देखो रो कितनी है, 1 2, ऐसे जब चलते हैं, ऐसे क्षैतिज जो व्यवस्था होती है वो पंक्तियां होती हैं, क्षैतिज व्यवस्था। देखो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, तो इसमें रो कितनी बताओ, रो इसमें 2 हैं, और इसमें कॉलम कितने, स्तंभ कितने, देखो एक स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो इसको, इसका क्रम कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3। तो इसका क्रम कितना हो जाएगा, देखो इसका क्रम हो गया 2 क्रॉस 3। और अगर 2 और 3 का गुणा करा दें कितना आएगा, 6, तो अवयवों की संख्या 6 आएगी। तो देखिए क्रम या कोटि का मतलब हो गया रो और क्रॉस कॉलम, क्रम या कोटि का मतलब हो गया रो और क्रॉस कॉलम, क्रम या कोटि का मतलब हो गया रो और क्रॉस कॉलम, क्रम या कोटि का मतलब रो क्रॉस कॉलम, गुणा करा देंगे तो अवयवों की संख्या। देखिए कभी कभी आव्यूह को ऐसे भी, आव्यूह के अवयव, देखिए आव्यूह का निरूपण ऐसे हो सकता है, आव्यूह के अवयवों का निरूपण, थोड़ी समझिएगा, आव्यूह के अवयवों का निरूपण कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, निरूपण ऐसे भी हो सकता है। क्या लिखा हो, आव्यूह A बराबर AIJ और इधर लिखा होगा m क्रॉस n, ऐसे लिखा होगा। AIJ मतलब I जहां पर पंक्ति होती है और J क्या होता है, कॉलम। हमेशा ध्यान रखिएगा, I क्या, I किसको निरूपित करता है, I निरूपित करता है पंक्ति को, I पंक्ति को निरूपित करता है और J स्तंभ को निरूपित करता है। देखिएगा I जो है वो पंक्ति को निरूपित करता है और जो J है वो स्तंभ को निरूपित करता है। I पंक्ति को निरूपित करता है और J किसको निरूपित करता है, स्तंभ को निरूपित करता है, स्तंभ को निरूपित करता है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। और m क्रॉस n का मतलब हो गया कि जो इसका क्रम होगा वो m क्रॉस n का होगा, जो कोटि होगी वो m क्रॉस n की होगी, जहाँ m पंक्तियों की संख्या और n स्तंभों की संख्या। कभी कभी होता है ऐसे, जैसे मान लीजिए आपको कोई आव्यूह ऐसे दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए, तो इसका क्रम कितना होगा, देखो इसका क्रम हो गया 4 क्रॉस 3,
इसका क्रम कितना हुआ 4 क्रॉस 3। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। देखिए इसका क्रम कितना हो गया 4 क्रॉस 3। क्रम का मतलब हो, और अवयव कितने हो गए, अगर 4 और 3 का गुणा करा दें, जैसे m और n क्रॉस n, ये था हमने बताया क्रम, और गुणा करा दें, जैसे इसका क्रम कितना था 2 क्रॉस 3, और गुणा करा दें 6, तो ये अवयवों की संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसका क्रम कितना है, एक पंक्ति पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, और ये चौथी पंक्ति। तो पंक्तियाँ कितनी यहाँ पर 4 हैं, और स्तंभ कितने 1 2 3, स्तंभ कितने 3। तो इसका क्रम कितना हो गया, देखिए 4 क्रॉस 3, इसका क्रम कितना हो जाएगा, देखिए 4 क्रॉस 3 हो गया, इसका क्रम हो गया 4 क्रॉस 3, क्रम हो गया 4 क्रॉस 3, क्रम हो गया 4 क्रॉस 3 क्रम, और अवयवों की संख्या 12 हो गई। अवयवों की संख्या कितनी हो गई 12। इसी में आपसे कह दिया जाए, जैसे A11 अगर कह दें, मान लो कह दिया जाए A11, अगर कह दिया जाए A11 बताओ, देखिएगा A11 कह दें, तो A11 का मतलब जो पहली पंक्ति, जैसे AIJ नहीं है, उसी तरीके से A11 का मतलब जो पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, जो पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में, ये है X। मान लो इसमें कह दिया जाए A32, तो तीसरी पंक्ति, ये देखो तीसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, और दूसरा कॉलम ये कहाँ पर काटेगा, Q में, Q हो गया, देखो Q हो गया। जैसे आपसे कह दिया जाए A41 का मतलब जो अवयव, वो अवयव जो चौथी पंक्ति और पहले कॉलम में है, वो अवयव जो चौथी पंक्ति में है और पहले कॉलम में है, जो चौथी पंक्ति और पहले कॉलम में है, चौथी पंक्ति, तो चौथी पंक्ति ये हो गई देखो, और पहला कॉलम ये U हुआ, जा करके U हुआ, इस तरीके से। जैसे आपसे कह दिया जाए A23, दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, देखो दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, ये C बनेगा, ये बनेगा, ये दूसरी पंक्ति में है, तीसरे कॉलम में, तो C बनेगा। इस टाइप से आपको देखना होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा सा आव्यूह के प्रकार के बारे में बताते हैं आपको, देखिएगा आव्यूह के प्रकार लेके चलते हैं, देखिएगा जरा। देखिएगा आव्यूह के प्रकार। देखिए सबसे पहले पंक्ति आव्यूह, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। तो सुनिए, हम आपको केवल बताते जाएंगे, आप नोट कर सकते हैं। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जिस आव्यूह में, थोड़ा सा लिख देते हैं शॉर्टकट में, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होगी, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होगी, उसे पंक्ति आव्यूह बोलेंगे, उसे पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। जैसे समझिएगा, थोड़ा गौर से देखना है ये सारी चीज़ें। जैसे कह दिया जाए, मान लो ABC, ये है पंक्ति आव्यूह। इसका अगर क्रम लिखना हो तो आप लिखोगे 1 क्रॉस 3 क्रम, क्योंकि देखो पंक्ति तो एक ही है, लेकिन कॉलम कितने हो गए, स्तंभ कितने हो गए, 1 2 और 3। तो इसका क्रम कितना हुआ 1 क्रॉस 3, इसका क्रम कितना हुआ 1 क्रॉस 3, लेकिन पंक्ति एक ही है और कॉलम 3, 1 2 3, तो इसको पंक्ति आव्यूह boलेंगे। तो मतलब जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति होगी, उसका नाम होगा पंक्ति आव्यूह। फिर इसके बाद देखिएगा स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह मतलब हो गया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिस आव्यूह में केवल एक कॉलम होगा, एक स्तंभ होगा, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होगा, होता है एक स्तंभ, केवल एक स्तंभ। देखो हमने पूरा नहीं लिखा, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ आव्यूह।
जिस आप व्यू में केवल एक पंक्ति होती है उसको पंक्ति आप व्यू बोलते हैं, और जिस आप व्यू में केवल एक स्तंभ होता है उसको स्तंभ आप व्यू बोलते हैं। जिस आप व्यू में केवल एक स्तंभ होता है उसको स्तंभ आप व्यू बोलते हैं, स्तंभ आप व्यू। जैसे कोई भी आप व्यू ले लिया जाए, ए बराबर XYZ। अब देखिए इसमें केवल एक ही स्तंभ है, लेकिन इसमें पंक्तियां कितनी समझी जाएंगी, एक पंक्ति, दो पंक्ति, जैसे R1 हो गई, ये R2 हो गई, ये R3 हो गई। तो इसका क्रम कितना आएगा, क्रम का मतलब हो गया पहले रो और क्रॉस कॉलम, तो पंक्तियां इसमें 3 हो गई और आप व्यू 1 है, 3 और क्रॉस 1, ये हुआ जा करके। जिस आप व्यू में केवल एक स्तंभ होता है उसको स्तंभ आप व्यू बोलते हैं। तीसरी डिफिनीशन है क्षैतिज आप व्यू। इसको सुनिए, जिस आप व्यू में पंक्तियां कम स्तंभ ज्यादा, बस ऐसे शॉर्टकट में बता दे रहे, पंक्तियां कम होंगी, पंक्तियां कम स्तंभ ज्यादा। जिस आप व्यू में पंक्तियां कम होंगी और स्तंभ ज्यादा होंगे, समझ जाओ कि वो कैसा आप व्यू है, वो क्षैतिज आप व्यू, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। इंग्लिश में बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। पंक्तियां कम होंगी, स्तंभ ज्यादा होंगे, पंक्तियां कम स्तंभ ज्यादा, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, पंक्तियां शॉर्टकट में बता दिया, पंक्तियां कम, जैसे मान लो लिख दें ABC और यहाँ पर लिख दें PQR ये। अब इसका क्रम क्या बनेगा, पहले इसका क्रम, क्रम मतलब कोटि, कोटि मतलब रो और क्रॉस कॉलम, क्रम या कोटि का मतलब हो गया रो क्रॉस कॉलम। तो देखिए इसमें रो कितनी है, 1 2 और कॉलम 3 है, तो हो जाएगा इसका क्रम हो जाएगा 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। देखिए तो पंक्तियां यहाँ पर 2 हैं, कॉलम यहाँ पर 3 है, पंक्तियां कितनी बताइए, 2 हैं, पंक्तियां यहाँ पर 2 हैं और कॉलम यहाँ पर 3 है। पंक्तियां हमारे पास 2 हैं और कॉलम हमारे पास 3 हैं, तो ये पंक्ति आप व्यू हुआ जा करके, ये पंक्ति आप व्यू, अरे सॉरी क्षैतिज आप व्यू, क्षैतिज आप व्यू। पंक्तियां कम, पंक्ति आप व्यू में तो केवल एक ही पंक्ति होती है, केवल एक ही पंक्ति होती है। तो जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो, स्तंभों की संख्या ज़्यादा हो, पंक्तियों की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या ज़्यादा, उसको क्षैतिज आप व्यू, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ देखिए इसका क्रम कैसे लिखा जाता है, क्रम का मतलब हो गया रो क्रॉस कॉलम। तो इसमें रो 2 है और कॉलम 3 है, देखो 1 2 रो और कॉलम कितने हो गए 3, तो इसका क्रम कितना होगा 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 ये है। इसके बाद हुआ स्तंभ आप व्यू, स्तंभ आप व्यू मतलब इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। कॉलम मैट्रिक्स का इसी का उल्टा, पंक्तियां ज्यादा हो इसी का उल्टा कर दें, पंक्तियां ज्यादा हो स्तंभ कम हो। देखिए पंक्तियां ज्यादा स्तंभ कम, शॉर्टकट में लिख देते हैं भैया, जिस आप व्यू में पंक्तियों की संख्या ज्यादा होगी स्तंभों की संख्या कम होगी। देखो अगर पूरा लिखेंगे कि जिस आप व्यू में पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी और स्तंभों की संख्या कम होगी, जिस आप व्यू में पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी और स्तंभों की संख्या कम होगी, जिस आप व्यू में पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी और स्तंभों की संख्या कम हो जाएगी, समझ जाओ कि वो आप व्यू स्तंभ आप व्यू है, कॉलम मैट्रिक्स है। जैसे कोई भी आप व्यू इस तरीके से लिया जाए UVW और XYZ। अब देखो इसका क्रम कितना हुआ, इसका क्रम हुआ 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 का मतलब पंक्तियां 3 है, 1 2 3 और स्तंभ कितने 1 2, तो स्तंभ 2 ही हैं। तो इसमें देखो पंक्तियां ज़्यादा हैं स्तंभ कम है, पंक्तियां 3 हैं स्तंभ 2 हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्तंभ आप व्यू, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें पंक्तियां ज़्यादा हैं स्तंभ कम है, पंक्तियां ज़्यादा हैं स्तंभ कम है। अब देखिएगा वर्ग आप व्यू, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखो क्या था, क्षैतिज में क्या था, पंक्तियां कम थी, जिस आप व्यू में पंक्तियों की संख्या कम स्तंभों की संख्या ज्यादा होती अधिक होती उसको क्षैतिज आप व्यू बोलते हैं।
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। और जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है, पूरा लिखिएगा, ये तो हम आपको शॉर्टकट में समझाते चले, आप लोग पूरा लिखिएगा अपने मन से, बता रहे बोल तो रहे हैं। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या ज़्यादा, स्तंभों की कम होती है। पंक्तियाँ देखो 3 है, स्तंभ 2 हैं, स्तंभ 2 पंक्तियाँ 3 हैं। तो जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है, स्तंभों की संख्या कम होती है, उसको स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर हो, स्तंभों की संख्या बराबर हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। जैसे लिख दिया जाए ये LMN, ये लिख दिया गया LMN, एक मिनट फोन आ गया, LMN लिख दिया जाए, और भी कुछ लिख दिया जाए। देखिए तो पंक्तियों की संख्या जैसे LMN PQR XYZ, तो देखो 3 क्रॉस 3, 3 पंक्तियां हो गई और 3 ही स्तंभ हो गए, तो ये वर्ग आव्यूह है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो ये वर्ग आव्यूह है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो ये वर्ग आव्यूह है। इसका लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब देखिए वर्ग आव्यूह के बाद में देखना है मुख्य विकर्ण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। देखिए मुख्य विकर्ण जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी बहुत सारे आव्यूह बताना है, तो जो बहुत सारे आव्यूह बताने हैं उसमें मुख्य विकर्ण का काम है। तो मुख्य विकर्ण का काम हर एक आव्यूह में जो अभी बताने हैं, इसलिए इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। तो जैसे कोई वर्ग आव्यूह है, तो किसी भी वर्ग आव्यूह, अभी वर्ग आव्यूह बताया था, वर्ग आव्यूह में क्या होता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। तो किसी भी वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होती है, तो हर एक वर्ग आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं। जैसे ये वर्ग आव्यूह है, थोड़ा देखिएगा, फिर डिफिनीशन बताते हैं। जैसे मान लो कुछ भी लिखा, ये ABC LMN DEF, ऐसे ये वर्ग आव्यूह है क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 का है। इसमें 3 पंक्तियां हैं देखिए और 3 ही स्तंभ हैं, 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ हैं, तो ये वर्ग आव्यूह है। तो किसी भी वर्ग आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं, लेकिन मुख्य विकर्ण कौन होता है? देखो 2 विकर्ण हैं, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है, लेकिन मुख्य विकर्ण कौन है? तो मुख्य विकर्ण की परिभाषा होती है बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से, ऐसे होती है, देखो थोड़ा सा, बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से, बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे, दाएं हाथ के निचले सिरे को मिलाने वाले विकर्ण को, मिलाने वाले विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं, मिलाने वाले विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, बाएं हाथ के ऊपरी सिरा, आप ऐसे खड़े हो देखो, तो ये बायां है, तो बाएं हाथ का ऊपरी सिरा, तो बाएं हाथ का ऊपरी सिरा मतलब यहाँ से, ये देखो बायां, ऐसे ये बायां हाथ हो गया, ये दायां हाथ, तो बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से, तो ये बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से मतलब यहाँ से, और दाएं हाथ के निचले सिरे, दायां हाथ ये, दाएं हाथ का निचला सिरा ये है, तो देखो लिखा क्या है, बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से, तो बायां हाथ इस तरफ, इसका ऊपरी सिरा ए पर आएगा, से दाएं हाथ के निचले सिरे, दायां हाथ इस तरफ है, दाएं हाथ का निचला सिरा एफ पर आएगा, दाएं हाथ के निचले सिरे को मिलाने वाला विकर्ण, ये विकर्ण, दाएं हाथ के निचले सिरे को, देखो बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे को जो मिलाने वाला विकर्ण होता है, इसको मुख्य विकर्ण कहते हैं। और ये जो है ये विकर्ण है, और ये क्या है, मुख्य विकर्ण। इसके बाद देखिएगा, ये 6वीं डिफिनीशन के बाद में 7वीं है इकाई या तत्समक आव्यूह, इसी को बोलते हैं इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह। थोड़ा गौर से देखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। तो देखिए इकाई आव्यूह क्या होता है, थोड़ा गौर से देखिएगा। किसी भी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण एक होगा और सारे अवयव शून्य होंगे। किसी भी वर्ग आव्यूह में देखिए ऐसे होगा, किसी भी वर्ग आव्यूह में, वर्ग आव्यूह मतलब वर्ग आव्यूह होना चाहिए मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सेम होनी चाहिए। किसी भी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई, मुख्य विकर्ण जो होगा, मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो, इकाई मतलब एक एक हो, मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो तथा शेष अवयव शून्य हो, तथा शेष अवयव शून्य, शेष अवयव शून्य, शेष अवयव शून्य। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, वर्ग आव्यूह हो और मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो। इकाई का मतलब 1 1 हो, इकाई का मतलब कितना हो 1 1 हो, तथा शेष अवयव शून्य हो, जैसे कोई भी आव्यूह। और देखिए इसे आई से निरूपित करते हैं, आई से, आई मतलब आइडेंटिटी, आई मतलब आइडेंटिटी। ऐसे जैसे कह दिया जाए 1 0 या 0 1। ये देखिए 1 मिनट देख लें, कट तो नहीं रहा वीडियो में, जो पता लगे कट रहा हो, आ रहा है 1 0 0 1। देखिए ये है, क्योंकि ये देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव, ये देखो ये 2 क्रॉस 2 है, तो 2 क्रॉस 2 का मतलब वर्ग आव्यूह है। ये मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हैं, एक एक हैं, तो इसको हम लोग आई लिखेंगे, कभी कभी I2 भी लिख देते हैं। आई का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब इसका क्रम कितना है 2 क्रॉस 2 है। I2 का मतलब हो गया, I मतलब हुआ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब इकाई, और 2 का मतलब हो गया इसका क्रम कितना है 2 क्रॉस 2 है, इसका क्रम कितना है 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 है, इसलिए 2 का मतलब हो गया 2 क्रॉस 2 का। देखो तो वर्ग आव्यूह है क्योंकि 2 क्रॉस 2 का है, मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई है। देखो ये मुख्य विकर्ण के अवयव एक एक हैं और सारे अवयव शून्य है। जैसे ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा इधर देखिएगा, ऐसे भी हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये इसको हम लोग I3 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 का है। देखिए 3 क्रॉस 3 का है। अब देखो पहली चीज क्या होनी चाहिए, वर्ग आव्यूह जरूर होना चाहिए। वर्ग आव्यूह, तो देखिए ये वर्ग आव्यूह है क्योंकि 3 क्रॉस 3 का है। वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई होनी चाहिए। देखो ये मुख्य विकर्ण जो है इसके अवयव इकाई हैं और शेष अवयव शून्य, शेष अवयव शून्य है, तो ये हुआ इकाई आव्यूह। इसके बाद होता है एक सदिश आव्यूह। देखिएगा, अब देखिए जैसे हमने आपको पहले बताया कि मुख्य विकर्ण बीच में हमें इसलिए बताना पड़ा क्योंकि मुख्य विकर्ण के बिना सारी चीजें आती ही नहीं, मुख्य विकर्ण के बिना सारी चीजें आती नहीं। सदिश आव्यूह नहीं, सॉरी अदिश आव्यूह, सदिश का स्केलर मैट्रिक्स, धोखे से लिख दिया, ये स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए क्योंकि हमने बताया कि मुख्य विकर्ण, देखो ये भी मुख्य विकर्ण से चला है, ये भी मुख्य विकर्ण से, इसमें भी मुख्य विकर्ण का काम पड़ेगा। तो किसी भी वर्ग आव्यूह में, इसके लिए भी वर्ग आव्यूह होना चाहिए, किसी भी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव सेम हो, समान हो, बाकी सब शून्य हो। देखिए कैसे, किसी भी वर्ग आव्यूह में, ऐसे देखो किसी भी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव जो हैं मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, बाकी शेष अवयव शून्य हो। वर्ग आव्यूह होना चाहिए, मुख्य विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए, अभी देखो बता रहे एग्जाम्पल से, तथा शेष अवयव शून्य हो, शेष अवयव जो हैं वो शून्य हो, शेष अवयव शून्य। कैसे, देखिए जैसे मान लो कोई भी ये अदिश आव्यूह है, ऐसे लिखा है, मान लीजिए 7 0 0 0 7 0 0 0 7। देखिए ये 3 क्रॉस 3 का, पहली चीज क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए।
तो ये वर्गाव्यूह है क्योंकि 3x3 का है। मुख्य विकर्ण के अवयव सेम होने चाहिए, समान होने चाहिए। समान का मतलब देखो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो समान है। और शेष अवयव 0 है, तो देखो इसको अदिश आव्यूह बोलेंगे। देखिए ये अदिश आव्यूह है और ये इकाई आव्यूह है। थोड़ी थोड़ी परिभाषा इनकी मैच करती है। इसमें भी वर्गाव्यूह होना चाहिए, इसमें भी वर्गाव्यूह होना चाहिए। इसमें भी मुख्य विकर्ण के अलावा सारे अवयव शून्य होना चाहिए, इसमें भी मुख्य विकर्ण के अलावा सारे अवयव शून्य होने चाहिए। लेकिन इसमें ये 1-1 ही होना चाहिए। इसमें जरूरी नहीं कि 1-1 हो, इसमें जो भी होगा लेकिन समान होना चाहिए, समान अवयव होना चाहिए, समान अवयव होना चाहिए। समान देखो नहीं लिखा अवयव समान हो, मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो तथा शेष अवयव शून्य। पहली चीज देखो वर्गाव्यूह, तो वर्गाव्यूह है 3x3। वर्गाव्यूह मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, वर्गाव्यूह हो गया। दूसरी चीज मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, देखो मुख्य विकर्ण के अवयव समान है। शेष अवयव ये क्या है, देखिए शेष अवयव ये शून्य है। शेष अवयव क्या है बताइए, शून्य है, 0 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश आव्यूह बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, इसको अदिश आव्यूह बोलेंगे। अच्छा देखिए ये भी है, इसको भी हम लोग अदिश आव्यूह कह सकते हैं क्योंकि इसमें देखिए देखो मुख्य विकर्ण के अवयव समान है। ये है तो इकाई आव्यूह, देखिए ये क्या है, इकाई आव्यूह है, इकाई या तत्समक आव्यूह है। ये इकाई आव्यूह है लेकिन इसे भी हम लोग अदिश आव्यूह कह सकते हैं, इसे भी हम लोग अदिश आव्यूह कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी मुख्य विकर्ण के अवयव समान है। लेकिन देखो इसको इकाई आव्यूह नहीं कह सकते, इसको इकाई आव्यूह तभी बनेगा जब यहाँ पर 1-1-1 होगा। इकाई आव्यूह तभी बनेगा जब यहाँ पर क्या होगा, 1-1-1। तो देखिए ये अदिश आव्यूह तो है, ये अदिश आव्यूह ही रहेगा केवल, इसका दूसरा नाम नहीं हो सकता। और इसके दोनों नाम हो सकते हैं, ये इकाई आव्यूह तो है ही और इसको अदिश आव्यूह भी कह सकते हैं क्योंकि ये 1-1-1 है। समझ गए कि नहीं समझ गए? देखिए ये जो है ये इकाई आव्यूह है, ये तत्समक आव्यूह है, लेकिन इसको अदिश आव्यूह भी कह सकते हैं क्योंकि ये 1-1-1 है। इसको अदिश आव्यूह भी कह सकते हैं क्योंकि ये 1-1-1 है। इसको हम लोग अदिश आव्यूह भी कह सकते हैं, अदिश आव्यूह क्योंकि ये 1-1-1 है। अदिश आव्यूह भी कह सकते हैं क्योंकि ये 1-1-1 है। तो देखो अवयव सेम हो गए ना, तो ये इकाई आव्यूह तो है भी, अदिश आव्यूह भी है। अदिश के लिए क्या होगा, वर्गाव्यूह होगा, मुख्य विकर्ण के अवयव सेम होंगे, बाकी अवयव शून्य हो जाएंगे। इसके बाद देखिए डायगोनल मैट्रिक्स होता है, विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर किसी भी वर्ग आव्यूह में, वर्ग आव्यूह इसमें भी होगा, देखो किसी भी वर्ग आव्यूह में, किसी भी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य। देखो किसी भी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य, मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य, किसी भी वर्ग आव्यूह में। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये है, ये देखिए ये मुख्य विकर्ण है -365। तो मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य होने चाहिए, मुख्य विकर्ण को छोड़कर। देखो पहली बात तो वर्ग आव्यूह है क्योंकि वर्ग आव्यूह का मतलब ये कितना है बताओ, 3x3 का है, ये 3x3 का है, 3x3 का है, 3x3 है। तो वर्ग आव्यूह है और मुख्य विकर्ण को छोड़ दें तो सारे अवयव शून्य है। मुख्य विकर्ण को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के अवयव शेष अवयव कैसे हैं, इसमें भी देखिए शून्य है। अगर मुख्य विकर्ण को छोड़ दें तो ये शेष अवयव शून्य है। तो देखिए जरा इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान ही होने चाहिए, इसमें क्या, इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, केवल मुख्य विकर्ण वाले होने चाहिए, बाकी सब शून्य होने चाहिए। तो देखो जरा, तो इसको जो है इसको हम लोग मुख्य विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मुख्य विकर्ण को छोड़कर, ये देखो अदिश आव्यूह तो है ही, अदिश आव्यूह क्यों है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के अवयव समान है। तो ये अदिश आव्यूह तो है ही, अदिश आव्यूह का उदाहरण है, लेकिन इसको विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं। विकर्ण आव्यूह क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखो मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सारे अवयव 0 हैं, मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सारे अवयव क्या हैं, शून्य है।
मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सारे अवयव शून्य, तो ये अदिश आव्यूह तो है भी, इसको विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं। तो किसी भी वर्ग आव्यूह में जैसे मुख्य विकर्ण को छोड़ दिया जाए और शेष अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो, तो उसको विकर्ण आव्यूह। देखिए बोर्ड भर चुका, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो और 2-4 डिफिनीशन बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये पढ़ना भी है, याद भी करना है सबको। अब देखिए ये उप आव्यूह लिखा है, सब मैट्रिक्स लिखा है, उप आव्यूह लिखा है, सब मैट्रिक्स लिखा है। जैसे किसी भी आव्यूह में कुछ पंक्तियां या कुछ स्तंभ छोड़ दिए जाएं, तो जो आव्यूह बचता है उसको उप आव्यूह बोलते हैं। किसी भी आव्यूह में कुछ पंक्तियां या कुछ स्तंभ, कुछ पंक्तियां और कुछ स्तंभ छोड़ दिए जाएं। देखो जैसे ये है, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, ये क्या होता है, कुछ पंक्तियां तथा कुछ स्तंभ छोड़ दिए जाएं, 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 तो जो शेष बचेगा वो उप आव्यूह होगा। जैसे मान लो ये आपने ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ छोड़ दिया, ठीक, पहली वाली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दिया, तो देखो उप आव्यूह क्या बनेगा, गौर से देखिएगा उप आव्यूह क्या बनेगा। किसी भी आव्यूह में कुछ पंक्तियां तथा कुछ स्तंभ अगर छोड़ दिए जाएं, कुछ पंक्तियां तथा कुछ स्तंभ अगर छोड़ दिए जाएं, तो जो आव्यूह बनेगा, जो बचेगा उसे उप आव्यूह बोलेंगे। इसमें देखो अगर इसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा, LP NR, तो ये उप आव्यूह हो गया। अब एक होता है ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, ऊपर त्रिकोणीय भी बोलते हैं, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। देखिए ऊपर त्रिभुजीय बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिसे किसी भी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0 हो, किसी भी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0 हो, किसी भी वर्ग आव्यूह में, देखो ऐसे, किसी भी वर्ग आव्यूह में किसी भी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0, किसी भी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0। देखिए मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0, जैसे मान लीजिए ये है कुछ भी, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0 होने चाहिए। देखो ये है, देखो मुख्य विकर्ण ये है, देखो ये है मुख्य विकर्ण ये, और मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयव 0 किसी भी वर्ग आव्यूह। देखिए वर्ग आव्यूह होना चाहिए, ये वर्ग आव्यूह है क्योंकि 3x3 है, ये वर्ग आव्यूह है क्योंकि 3x3 है। इसमें देखो 3 पंक्तियां हैं ऐसे और 3 ही स्तंभ है, ऐसे 3 ही स्तंभ है। तो क्या लिखा है, किसी भी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0। देखो तो ये मुख्य विकर्ण हो गया, और मुख्य विकर्ण के नीचे जितने भी अवयव हैं वो 0 है। तो मुख्य विकर्ण के नीचे जितने भी अवयव वो सब के सब 0 होने चाहिए, तो उसको बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। अब हो गया निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या था, वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0, इसमें क्या होगा, मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव 0। मुख्य विकर्ण किसी भी वर्ग आव्यूह में, वर्ग आव्यूह में, देखो लिख नहीं रहे केवल एग्जाम्पल समझाएंगे, किसी भी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयव 0, मुख्य विकर्ण के
ऊपर वाले अवयव शून्य हो, जैसे ये है मान लीजिए XYZ, मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयव जो हैं वो शून्य होने चाहिए। ऐसे देखो, ये देखो मुख्य विकर्ण है, ये पहली बात तो वर्ग आव्यूह है। किसी भी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयव शून्य, किसी भी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयव शून्य। देखिए मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयव शून्य, पहली चीज तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। किसी भी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अगर अवयव शून्य है, ऊपर वाले अवयव शून्य है, तो उसको बोलेंगे निम्न त्रिकोणीय भी बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिकोणीय निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। फिर होता है शून्य आव्यूह। देखिए शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह का मतलब हो गया किसी भी मैट्रिक्स में, कोई जरूरी नहीं कि वर्ग आव्यूह, सारे अवयव शून्य हो, सारे अवयव शून्य हो, किसी भी आव्यूह के सारे अवयव अगर शून्य, मान लो जैसे ये लिखा है किसी भी आव्यूह के, इसमें ये जरूरी नहीं कि वर्ग आव्यूह हो, ये जरूरी नहीं है कि वर्ग आव्यूह ही हो, किसी भी आव्यूह के अगर सारे अवयव शून्य है तो उसको शून्य आव्यूह बोलेंगे। किसी भी आव्यूह के अगर सारे अवयव शून्य है तो उसको शून्य आव्यूह बोलेंगे। किसी भी आव्यूह के अगर सारे अवयव शून्य है तो उसको शून्य आव्यूह बोलेंगे। देखिए ये तो हो गई सारी डिफिनीशन। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बालाजी की बुक से हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन एक्सरसाइज वाइज, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। तो जो लोग हमने बताया बालाजी की बुक पढ़ रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको हम ऐसे वीडियो में दिखा देंगे कि क्वेश्चन क्या है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए एक बुक हमने इसलिए सिलेक्ट की क्योंकि बिना बुक के हमें क्वेश्चन लिखना पड़ता है, लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो हमने एक बुक सिलेक्ट कर ली कि उसके सारे क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे, NCERT के भी उसी में बताते चलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पहली एक्सरसाइज के साथ बालाजी की किताब से। नमस्कार, धन्यवाद।